ओके। दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन नेवरिया आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जैसा कि जानते ही हैं कि जागो लोधी ग्रुप द्वारा निरंतर लोधी समाज की शौर्य गाथा, लोधी समाज का गौरवशाली इतिहास, इस विषय पर निरंतर जो भी जानकार और विशेषज्ञ हमारे अतिथि होते हैं उनको बुलाकर हम आपके से रूबरू कराते हैं और आपके सामने वो सारी तथ्य और बातें रखते हैं। और इस तरह से हमें अपने गौरवशाली इतिहास का पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किस तरह देश की आज़ादी के लिए बलिदान किया है और किस तरह उनकी भूमिका रही है। तो आज इसी क्रम में हमारे अतिथि हैं प्रोफेसर दयान सिंह पटेल, जो हमसे पूर्व में भी जुड़ चुके हैं और अपने विषय के काफ़ी ख्यातनाम हस्ताक्षर हैं, जिनके बारे में जितना बताया जाए कम है। उन्होंने बहुत मेहनत से, कड़ी मेहनत और अभ्यास के ज़रिए इस मकाम पर पहुँचे हैं और ख़ास तौर पे नरसिंहपुर ज़िले का जो इतिहास है, इसको लेके भी उन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया है। तो मैं प्रोफ़ेसर दयान सिंह पटेल का स्वागत करता हूँ। हार्दिक स्वागत है। आदरणीय, बहुत-बहुत जी, धन्यवाद आपका भी। जी। जी, नमस्कार, नमस्कार। आमतौर पे ऐसे कम होता है कि किसी अतिथि को निरंतर एक के बाद एक दोबारा बुलाया जाए, पर हमें पिछली बार ऐसा लगा कि कहीं कोई प्यास हमारी अधूरी रह गई, कहीं कोई चीज़ छूट गई, तो हमें लगा जितना आपका नॉलेज है या जितना आपका ज्ञान है, जितनी जानकारी है, वो मुझे लगता है कि लोगों तक पहुँचनी चाहिए। जी। क्योंकि पिछली बार भी आपने बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी थी और आपके प्रोग्राम का बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला था। जिन भी ग्रुप में जहाँ-जहाँ भी वो गई, लोगों ने उसको बड़े चाव से देखा और अच्छी प्रतिक्रियाएँ भी दी थी। तो पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जी, जी। आज के कार्यक्रम में थोड़ी-सी तब्दीली हुई। हमारे और भी साथी जो इतिहास में रुचि रखते हैं और समाज के इतिहास में, समाज में रुचि रखते हैं, श्री पूरन सिंह जी पटेल, वो भी हमारे बीच में आज अतिथि के रूप में आने वाले थे, मगर जी। किसी व्यक्तिगत कारणों से वो जुड़ नहीं पाए हैं और उन्होंने समय रहते हमें सूचित भी कर दिया था। जी। तो खैर कोई बात नहीं, आप हैं तो मेरा ख्याल है आप और हम मिलके जो डिस्कशन होगा मेरा ख्याल है लोग हाँ, हाँ, उससे हाँ। लाभान्वित होंगे। जी। बस आपसे पुनः निवेदन है कि एक छोटा-सा आपका परिचय हो जाए और आपके जी, कार्यों जी, की थोड़ी जानकारी हो जाए, फिर आप अपना विषय रखेंगे तो अच्छा लगेगा। जी। क्योंकि कई हमारे जो दर्शक हैं वो पहली बार जुड़ रहे होंगे तो उनको शायद आपके बारे में ना मालूम हो। तो आपके बारे में एक मोटा-मोटी सब चीज़ें उनको मालूम होनी चाहिए कि क्या काम किया है, किस तरह से किया, आपका उद्देश्य क्या था और आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हुए हैं। तो जी प्लीज़। जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र पटेल, मैं नरसिंहपुर से हूँ। बेसिकली मेरा स रिसर्च में काफ़ी पहले से ही रुझान था और जब मैंने एमए किया था आरडीबीवी जबलपुर से, मैं एमफिल कर रहा था। उसी समय मेरे मन में था कि मैं शोध कार्य करूँ। तो हुँ, काफ़ी विचार किया कि टॉपिक क्या होना चाहिए, तो उस समय जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता संग्राम हुँ, सेनानी, अब वो हुँ, विषय मुझे काफ़ी अच्छा लगा और हुँ, जहाँ मैं पढ़ता था रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, वहाँ डॉक्टर अ, जेपी मिश्रा जी थे, हमारे हुँ, प्रोफ़ेसर थे, वो हमारे हमको पढ़ाते थे। हुँ, उन्होंने काफ़ी पीएचडी कराई हुई थी और उनके हुँ, जो दादा थे द्वारका प्रसाद मिश्र, जिन्होंने हुँ, काफ़ी काम किया है, मतलब पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पे काम किया है। हुँ, हुँ, सरकारी प्रकाशन पे उनकी किताब पब्लिश हुई है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से, स्वराज संस्थान से हुँ, हुँ, उसका प्रकाशन हुआ था। तो हुँ, हुँ, उनका मैं उनसे चर्चा करता था तो उनका कहना था कि अभी इस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा काम है और नरसिंहपुर तो छूटा हुआ है। तो फिर मेरे मन में एक रुझान आया, एक विचार बना कि मैं नरसिंहपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पे काम करूँ। तो चूँकि वो जो गाइड थे उन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह पे खुद ने पीएचडी की थी, तो काफ़ी मुझे उनसे जानकारियाँ मिली और जब मेरा टॉपिक सिलेक्ट हुआ कमिटी से, तो फिर उस पे मैंने काम करना शुरू किया और इसमें मेरा विचार ये था कि वास्तव में जिनने काम किया है, उनका नाम आगे आना चाहिए। चूँकि जब शोध कार्य मैं कर रहा था, तो मैं बिल्कुल अबोध था, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जब धीरे-धीरे करके सही मार्गदर्शन मुझे मिला, तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें निकल के आईं
कि इसमें भी बहुत सारे डिवाइडेशन हैं। कुछ 1842 के फ्रीडम फाइटर्स हैं, कुछ 1857 के फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो कुछ जो है गांधी युग जब शुरू होता है उसके बाद से एक अलग दौर चलता है। तो मुझे ये लगता था कि इनमें इतना डिवाइडेशन क्यों? फिर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं जब हम शोध करते हैं। बस एक बेसिक जो अंतर हमको समझ में आता है वो ये है कि जब 1920 के बाद का दौर आता है, तो वहाँ से हमारे सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम उस समय तक अखबार भी निकलने लगते हैं, पत्रिकाएँ निकलने लगती हैं और अ, लोगों का भी रुझान था, लेखन कार्य करते थे, बहुत सारे लेखक भी अ, इसमें कूद गए थे क्रांतिकारी आंदोलन में। तो बहुत सारा हमको सोर्सेज़ बहुत सारा मटेरियल मिलता है। लेकिन 1857, 1842 में हमारे पास मटेरियल जो भी अभी अवेलेबल है, वो सारा का सारा अंग्रेजी दस्तावेज़ हैं। जो अंग्रेज़ों ने दस्तावेज़ लिखे, वही के वही सारे के सारे अभी हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा काम की आवश्यकता है। और यही एक कारण है कि उसमें जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनको जो अ मुकाम इतिहास में मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाया। और जब उनको नहीं मिला तो ज़ाहिर-सी बात है उनके परिवारजनों की स्थिति भी आज आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो ये मुहिम जो चल रही है, इसमें अगर 1% भी किसी परिवारजन का भला होता है, तो हम ये मान लेंगे कि हमारे चारों तीरथ हो गए, हम जो काम को लेके चले थे, उसमें हम सफल हो गए। और जैसे ये जो हर बार जो श्रृंखला आप चला रहे हैं, ये वास्तव में बहुत अच्छी है, बल्कि मेरा रुझान अब इसमें हल्का-सा बढ़ रहा है। आगे से प्रयास ये रहेगा कि जैसे पिछले बार जो मैंने चूँकि उसको हम ये नहीं कह सकते कि मैं इतिहास का एक प्रोफ़ेसर हूँ। मैं एडाप्ट पे पढ़ाता हूँ और मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं इतिहास का एक शोध करता हूँ, एक विद्यार्थी हूँ। और जब तक व्यक्ति विद्यार्थी रहता है, तब तक सीखते रहता है, तभी तक उसकी वैल्यू है। तो इसमें जो है कुछ और भी मैंने चीज़ें निकाली हैं, जैसे हिंडोरिया के किशोर सिंह पे मैंने काम किया है अभी। इतना हुँ, टाइम हुँ। नहीं मिल पाया लेकिन एक कभी फ्री टाइम मिलेगा तो पूरा इन पे एक लेक्चर पूरा मैं कोशिश करूँगा कि उनके जो काम है वो मैं आपको सब लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। हाँ, हाँ। अवंतीबाई लोधी पर काफ़ी काम हुआ है। बहुत सारे लोगों ने शोध कार्य किया है और बहुत सारी चीज़ें इनकी निकल के आई हुई हैं। और हुँ, इसी प्रकार से एक और नाम मिलता है शाहगढ़ के राजा बखत बली। तो हुँ, जो हुँ, शाहगढ़ के राजा बखत बली हैं हुँ, उनका ज़रूर कुछ ऐसा काम रहा है कि एक हिसाब से देखा जाए तो वो नाना जो तात्या टोपे थे या झांसी की रानी थी, ना, ना। उनके समतुल्य कुछ मामलों में हम उनको रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, चूँकि आज का जो विषय रखा था कि हुँ, एशिया महाद्वीप वो अपना भारतीय महाद्वीप में लोधी क्रांतिकारियों का योगदान। तो जी, इसमें जी। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम इसको महाद्वीप को कैसे परिभाषित करते हैं, इसमें क्या-क्या हुँ, एरियाज़ आते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है, हुँ, एशिया महाद्वीप में जो दक्षिण का हिस्सा है, हुँ, तो दक्षिण का हिस्सा यानी वहाँ पर हमारा भारत आता है और जब हम हुँ, भारत के भारतीय महाद्वीप की बात करते हैं, तो हुँ, इसमें भारत पूरा है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, कुछ बर्मा का हिस्सा आता है और हुँ, कुछ अफ़गानिस्तान का भी हिस्सा आता है। उसमें हालाँकि इतिहासकारों में बड़ा विवाद है, लेकिन वो उसको ऐसा मानते हैं कि वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये जो पूरा हुँ, क्षेत्र है हमारा, इससे लेके श्रीलंका और अंडमान निकोबार तक, हुँ, हुँ, यहाँ पर चूँकि इसकी जो स्थिति है, ये लगभग भौगोलिक स्थिति लगभग एक जैसी है। हुँ, हुँ, जिसके कारण से कहना चाहिए विश्व में एक पहला देश है, एक अनूठा देश है हमारा, जिसको भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप की तुलना दी गई है। और हुँ, इसी चीज़ को लेकर के चूँकि हमारी जो जाति है, हमारी जाति में बहुत सारे वीर हुए हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है। उन सब का धीरे-धीरे करके शोध का जो काम हुआ है, वो शोध के माध्यम से आगे आना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा कठिन काम है, ये आसान काम नहीं है। जैसे पर्टिकुलर नरसिंहपुर की बात करूँ तो मैंने अपने जीवन के 6 साल दिए हैं। उसके हुँ, बाद मैं वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको बहुत सारी चीज़ों को मैं देख पाया हूँ। बल्कि हुँ, उसमें जब अंदर हम बहुत बारीकी से जाते हैं, तो कुछ हमको अ, नकारात्मक चीज़ें भी मिलती हैं, कुछ हुँ, सकारात्मक चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं।
तो ये बहुत सारी चीज़ें जब हम अंदर विषय में घुसेंगे, तो हमको ये समझ में आता है। ऐसा हर ज़िले में काम की आवश्यकता है, चाहे हमारा सागर रहा हो, दमोह रहा हो, जबलपुर रहा हो। तो जैसा कि आप जो लोग जो मुहिम चला रहे हैं, इससे ज़रूर सबको फ़ायदा होगा, ये तो निश्चित है। आपने बहुत सारगर्भित जानकारी दी। मुझे लगता है कि जैसा कि आपने खुद ही बताया कि नरसिंहपुर, सागर, दमोह और जबलपुर, उसके आगे भी जैसे मंडला और आज का डिंडोरी और आगे आसपास और भी इलाके थे और साथ में फिर इधर बड़े बुंदेलखंड में तो ललितपुर, झांसी तक भी। तो ये जी। सब इलाके ऐसे रहे जो कि बिल्कुल जागृत थे, खासतौर पे क्रांति को लेके, आज़ादी को लेके बहुत थे और वहाँ के लोगों ने जो काम किया है, जैसे ललितपुर की सरस्वती बाई लोधी ने, उन्होंने जिस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी, वो किसी भी तरह से रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं थी और बड़ा उन्होंने अपने वीरता का परिचय दिया और इस तरह से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि आपने बताया कि हर जिले में फ़ोकस करके काम करने की ज़रूरत है, इतिहास निकालने की ज़रूरत है। एक चीज़ और आपने बताई कि इस तरह की जो मुहिम चली हुई है, एक हम लोगों ने लोधी समाज का इतिहास, गौरवमय इतिहास जानने के लिए जो हमने एक मुहिम छोड़ी हुई है, उसका ही महत्व आपने बताया कि जो परिवारों ने अपने पूरा धन, संपदा और जी-जान तक अपनी बलि दे दी, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, खुद ने कर दिया, अपने परिवार के साथ कर दिया। तो ऐसे सब लोग जिन्होंने ये काम किया है, उनमें से किसी एक परिवार को भी अगर हमारी इस मुहिम से कुछ लाभ हो जाता है, उनको उनका हक मिल जाता है, तो वही हमारे लिए बड़ी सफलता होगी, ये पूरे मुहिम की सफलता होगी। जैसा कि आपने बताया ही है, आपको मालूम ही होगा राजा हृदय शाह लोधी उनके परिवार के राजा कुशलेंद्र सिंह हैं जी। और उनको आज़ादी के बाद लगभग 100 एकड़ ज़मीन इनाम में मिली भी थी उनको उस तरह से दी भी गई थी कि उनकी जितनी जायदाद थी 1883 गाँव थे, तो उसके बदले उनको 100 एकड़ ज़मीन दी गई थी मगर वो 100 एकड़ ज़मीन भी जो वो लेने गए तो मालूम पड़ा पूरा वन क्षेत्र घोषित हो गया है और उनके पास आज 1 पैसे की भी कोई ज़मीन नहीं है। तो मुझे लगता है इस सब जब उन इन सब लोगों के हक के लिए भी हम लोगों को ही लड़ाई लड़ना पड़ेगी ऐसा लगता है। इस तरह के कुछ मसलों को लेके थोड़ी और जानकारी दें, थोड़ा सा इस पर और प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। अ, किस संदर्भ में सर? जैसे उसी तरह के राज परिवार जिनका सरसब निछावर कर दिया उन्होंने लोग 1-1, 2-2, 3-3 पीढ़ी खत्म हो गई। उनकी जितने महल थे, किले थे वो ढह गए और कुछ भी नहीं बचा। आज उनके परिजन जो है, उनके वंशज जो हैं बहुत छोटे-मोटे काम कर रहे हैं और तब भी वो जो शासन को जितनी हेल्प करनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। इसमें अगर देखें सर तो काफ़ी परिवार हैं और लगभग जितने हैं वो तो सब उनके सारे परिवारजन आज हैं, विस्तृत रूप में हैं, परिवार हुँ, बढ़ गए हैं, बच्चे, बच्चों के बच्चे, फिर बच्चे। हुँ, उसी संदर्भ में जैसे हम बात करते हैं शाहगढ़ की, हुँ, हुँ। तो शाहगढ़ जो है सागर जिले के अंतर्गत दमोह में है, सागर में ही आता है ये, हाँ, हाँ। शाहगढ़। तो यहाँ के राजा थे राजा बखत बली। हुँ, हुँ। चूँकि जब पिछला जो मैंने आपको स्पीच दी थी, उसमें मैंने जी, बताया था कि हीरापुर के जो राजा हृदय शाह थे, जी। जिन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में अंग्रेज़ों को टक्कर दी थी। इस हुँ, क्षेत्र में बहुत बड़ी टक्कर दी थी, 18 महीने तक हुँ, लगातार टक्कर दी थी। हुँ, उसमें राजा बखत बली ने उनको धोखे से पकड़वाया था हुँ, हुँ, और पकड़वाने के बाद उनको जो है अंग्रेज़ों के हुँ, हवाले कर दिया। हुँ, हुँ, तो मेरे मन में एक ये था कि ये राजा अच्छे नहीं थे। हुँ, हुँ। और एक बड़ी बात ये है कि ये भी लोधी थे। राजा बखतबली हाँ, जो थे, वो लोधी थे। हुँ, तो मैं ये जी। अपने आप में मेरे मन में ये बहुत चलता था कि ये कैसे हो सकता है कि एक लोधी राजा विश्व शक्ति अंग्रेज़ों हुँ, से टक्कर ले रहा और दूसरे ने उनको पकड़वाया। तो बाद में मुझे ये समझ में आया कि जो शाहगढ़ का जो क्षेत्र था, वो सिंधिया के कब्ज़े में था और इनको बड़ा लगाव था बखतबली को, शाहगढ़ के जो राजा थे कि हमको वो कैसे भी करके मिल जाए। तो उन्होंने एक डीलिंग की थी अंग्रेज़ों से कि हम आपको हीरापुर के राजा हृदय शाह लोधी को पकड़वाएँगे, आप हमको सिंधिया से हमारी जागीर वापस दिलवाइएगा। तो मैं फिर उन पे काफ़ी मैंने डाटा निकालने का प्रयास किया, चूँकि रिसर्च के कारण मैं मेरे पास कुछ टीचिंग मटेरियल काफ़ी था इनका। तो
कुछ जानकारी मैंने उनकी कलेक्ट की है कि उनका क्या जीवन था। हालाँकि 1842 के बुंदेला विद्रोह में तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जब वो अंततः हार गए कि कुछ होने वाला नहीं है, फिर उन्होंने 1857 की जो क्रांति थी, उसमें लेकिन उनका गजब का योगदान रहा है। तो आज अगर अपन चाहें तो उन पे चर्चा कर सकते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल स्वागत है। हम तो क्योंकि उन्होंने भले लेटर ऑन कुछ काम किया हो मगर देश के लिए जी। यहाँ काम काम किया है, हाँ, हाँ, हाँ। आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। देर से ही सही मगर देर आए दुरुस्त आए, कहावत भी है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो बुरा नहीं कहलाता। नहीं, तो वो क्या है कि प्लीज़ ब जी, जी। पूरी सही जानकारी जब निकल के आएगी तो लोगों को भी पता चलेगा। हुँ, तो मैं हुँ, हुँ। उन्हीं का शुरू करता हूँ। जो भी जी, जानकारी है जी। वो ब्रिटिश दस्तावेज़ों के आधार पर है। जी, इसमें बिल्कुल स्वागत। शाहगढ़ के राजा बखतवली पर ही हम आज चर्चा करते हैं। अ, जी। सागर जिले में 1857 में जो शाहगढ़ के राजा थे बखतवली, उनकी काफ़ी भूमिका रही है। 42 में तो मैंने आपको बताया नहीं थी और ऐसा माना जाता है कि लगभग 750 गाँव जो थे, वो इनकी रियासत में शामिल थे और सागर में गढ़ाकोटा, शाहगढ़, मालथौन ये पूरे उन्हीं के उसमें आते थे और सालाना इनकी जो आय थी वो लगभग 4 लाख रुपए थी। मतलब काफ़ी बड़ा क्षेत्र था इनका। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो हम कह सकते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो क्षेत्र था, लगभग-लगभग उतना ही था। तो उस संबंध में इस रियासत को गढ़ाकोटा के नाम से जाना जाता था और वही 1842 में तो इन्होंने भाग नहीं लिया था और एक्चुअली उस समय अर्जुन सिंह जो थे वो राजा थे और वो निसंतान खत्म हो गए थे। तो भतीजे थे ये बखतवली, फिर उन्होंने इनको गद्दी दे दी थी और 3 जून 1842 को अर्जुन सिंह की मृत्यु होती है। उसके बाद बखतवली वहाँ के राजा बन जाते हैं। और इसमें फिर वही चीज़ का उल्लेख आता है कि 1842 का जो बुंदेला विद्रोह था, उसके दौरान राजा बखतवली ने राजा हृदय शाह लोधी को पकड़वाकर अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया था। और इस लालच से कि जो गढ़ाकोटा का इलाका है, वो अंग्रेज़ उनको सिंधिया के पास था, सिंधिया से वो उनको वापस दिला देंगे। लेकिन अंततः उनको निराशा हाथ लगी और फिर बाद में अब उनको समझ में आया राजा बखतवली को कि खुद हमको अंग्रेज़ों से लड़ना होगा और हमने एक बहुत अच्छा साथी जो है, वो खो दिया है। तो आप देखेंगे कि इसके बाद जो 1857 की क्रांति में हृदय शाह के जो पुत्र थे मेहरबान सिंह लोधी, वो अपने तरीके से लड़ते हैं और ये अपने तरीके से लड़ते हैं। लेकिन दुश्मन सबका एक ही रहता है, वो है अंग्रेज, है ना? तो फिर इसमें अब वो क्या करते हैं, साहेगढ़ के जो राजा थे बखतवली, वो बानपुर एक रियासत थी, वहाँ के राजा मर्दन सिंह का वो सहयोग लेते हैं और दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो डिसाइड करते हैं कि अगर अंग्रेज आप पर अटैक करेंगे तो हम आपका साथ देंगे। अ, ऐसा कहा जाता है कि इनकी दोस्ती कैसे हुई तो बताते हैं कि वो डाकुओं को पकड़ने जंगल में गए हुए थे। तो वहीं पर फिर अ, उनने उनके डाकू को पकड़ा, उनने उनके डाकू को पकड़ा, एक-दूसरे को सुपुर्द किया और उसके बाद फिर इनमें मित्रता हो जाती है। और उधर सिंधिया ने बानपुर के राजा चंदेरी का जो इलाका था, वो भी उससे छीन लिया था। तो सिंधिया से दोनों प्रताड़ित थे। अ, कहना चाहिए कि बानपुर के राजा भी प्रताड़ित थे, मर्दन सिंह और शाहगढ़ के राजा बखतवली भी प्रताड़ित थे। दोनों परेशान थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि दोनों में मित्रता होनी थी और शाहगढ़ के जो राजा थे, उस समय उनके पास 2000 सैनिक थे और 10 तोपें थी। तब काफ़ी सेना थी इनके पास, मतलब ये इनकी स्थायी सेना थी और उस समय जब युद्ध हुआ करते थे तो अ, जो सैनिक होते थे, उनके रिश्तेदार भी सेना में भर्ती हो जाते थे। तो वो संख्या बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, 3 गुनी और 4 गुनी तक। और हुँ, इसी प्रकार से जो बानपुर के राजा थे, बारपुर हुँ, के राजा मर्दन सिंह के 1500 सैनिक थे और हुँ, उनके पास 5 तोपें थी, यानी दोनों के पास 15 तोपें लगभग-लगभग युद्ध के लिए थी। तो इन हुँ, दोनों हुँ, ने मिलके सबसे पहले तो चंदेरी पर आक्रमण किया। हुँ, चंदेरी का दुर्ग काफ़ी बड़ा है और मैं इसको देख के आया हूँ चंदेरी का। आपने हुँ, नाम सुना होगा, यहाँ की साड़ियाँ बड़ी फ़ेमस हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, काफ़ी काम होता है। तो वो जो किला है बिल्कुल। वो काफ़ी अच्छा है, उसमें लाइटिंग लगाई हुई, रात में जब देखते हैं तो बड़ा शानदार पहाड़ी के ऊपर है वो। हुँ, इसको ये लोग जीत लेते हैं और हुँ, वहाँ पर सिंधिया का एक मेन सेनापति उनका जो था जसवंत राय था।
उसको इन लोग वहाँ से खदेड़ देते हैं और वहाँ पर ये अपना झंडा गाड़ देते हैं। मतलब दोनों कर देते मिलकर एक पहली विजय प्राप्त करते हैं। हैं। फिर इसके बाद उसी समय जो होता है, इनको पता चल जाता है कि हुँ, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई हैं, उनके हुँ, जो पति थे हुँ, राव गंगाधर जी, उनकी हुँ, मृत्यु का इनको जानकारी प्राप्त होती है, एक दुखद इनको समाचार प्राप्त होता है। तो ये दोनों हुँ, डिसाइड करते हैं कि हमको शोक संवेदना व्यक्त करने झांसी जाना चाहिए। अच्छा। तो फिर ये दोनों सायगढ़ के हुँ, राजा हुँ, बखतबली और हुँ, बानपुर के राजा प्रधान सिंह, ये दोनों हुँ, फिर झांसी जाते हुँ, हैं और ये पुख्ता हुँ, दस्तावेज, ये ब्रिटिश दस्तावेजों हुँ, की बात कर रहा हूँ मैं आपको। हुँ, 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 ये झांसी पहुँचते हैं और जब ये हुँ, झांसी जाते हैं तो उस समय वहाँ पर तात्या टोपे भी मौजूद थे। हुँ, फिर उसके बाद दूसरे-तीसरे दिन फिर ये वहाँ डिसाइड करते हैं तात्या टोपे के साथ मिलके कि हमको गढ़ा-गोटा को जीतने की योजना बनानी है। वो उनसे हुँ, राय-मशवरा लेते हैं कि हमको कहाँ क्या करना है। तो इस हुँ, प्रकार से बखतबली 3 जुलाई 1857 की रात में हुँ, पूरी सेना के साथ, उनके उस समय उनके पास 500 सैनिक थे और वो अच्छा। पंचमगढ़ का जो थाना था, हुँ, उसको घेर लेते हैं और यहाँ हुँ, काफ़ी संघर्ष होता है। इसमें अंग्रेज़ों के 3 बंदूकची मारे जाते हैं और वहाँ उनका जो मेन थानेदार था हसन खां, हुँ, वो भी मारा जाता है। हुँ, तो कुल मिला के ये अपन को समझ में आता है कि ये जो थे, हुँ, तब हुँ, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब हुँ, जो कुछ करना है हमको खुद को करना है। और जब हुँ, मैं इनके बारे में ये जानकारी कर रहा था, तो हुँ, जब ये मुझे जानकारी मिली कि ये झांसी भी गए हुए थे और अभी जब आगे संघर्ष इनका चलेगा, तो हुँ, उसमें मैं आपको बताऊँगा, जैसे जो गढ़ाकोटा था, तो गढ़ाकोटा का हुँ, एक बड़ा सामरिक महत्व था। सामरिक हुँ, दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण किला था। आज भी ये अभी है, मतलब इसमें धेरी और सुनार 2 नदियाँ पड़ती हैं, उनके हुँ, बीच में है और पीछे साइड पूरे में जंगल है। अच्छा। और ये जो गढ़ाकोटा का किला था, ये 1857 में जितने भी क्रांतिकारी थे, उनका ये प्रमुख स्थल था। ये सब लोग वहीं जाके रुका करते थे और हुँ, यहाँ फिर बाद में 14 जुलाई 1857 में हुँ, राजा बखतबली 8000 सशस्त्र सैनिकों के साथ, हुँ, यानी ब्रिटिश प्रमाणों में 8000 हुँ, की सेना की जानकारी मिलती है। वास्तव में बहुत बड़ी सेना रही होगी। सही और बात है। बोधन दोआ नाम का एक इनका बड़ा चतुर सेनापति था, एक सहयोगी हुँ, था, सहयोगी हुँ, शब्द का उपयोग करें अपन, तो वो हुँ, सेना लेके जाता है और हुँ, अंग्रेज़ों को पीछे हटना पड़ता है। हुँ, लेकिन फिर 22 जुलाई को फिर एक हुँ, और संघर्ष होता है, ये 14 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ। हुँ, 22 हुँ, जुलाई 1857 में जो संघर्ष होता है, उसमें इनको पीछे जाना पड़ता है। हुँ, हुँ, अब उसी समय जो है, इनको हुँ, मोहम्मद बख्श खां जो थे, हुँ, उनका भी सहयोग मिल जाता है। हुँ, और फिर एक संघर्ष ये फिर से करते हैं। हुँ, उसके बाद जो बोधन दोआ थे, वो और पहाड़ हुँ, सिंह, ये मिलके सागर गढ़ाकोटा के पास में ही है रहली करके, हुँ, फिर ये रहली पे ये लोग मिलके अटैक करते हैं। तो गढ़ाकोटा के बाद रहली पर अटैक करते जी, हैं और बोधन दोआ के बारे में ये कहा जाता है कि ये काफ़ी मोटे थे, बहुत बड़े थे और ये घोड़े पे नहीं बैठ सकते थे, ये हाथी पे चलते अच्छा, थे। अच्छा, तो फिर रहली के बाद फिर ये वहाँ से निकलते हैं। इसी समय इनके पास जो है हुँ, 175 मुसलमान भी शामिल होते हैं, अच्छा, सेना के रूप में। मतलब ये एक हिंदू-मुस्लिम सहयोग हमको यहाँ पे एक अनूठी इतिहास की दृष्टि से एक नई चीज़ हमको दिखाई देती है। हुँ, तो अब इनकी सेना और बढ़ के लगभग सवा 8000 के आस-पास हो जाती है हो और जाती है। इसमें फिर गढ़ाकोटा पर ये फिर से एक बार अटैक करने की कोशिश करते हैं। ये 22 जुलाई का जो मामला था, हुँ, हुँ, सफल नहीं हो पाते ये। हुँ, हुँ, अब उसमें कई कारण हमको समझ में आते हैं। क्या होता है कि अगर पूरी सेना इकट्ठी एक साथ रहेगी और वो ट्रेनिंग एक साथ लेगी, तो उनमें हुँ, तालमेल रहेगा। लेकिन अगर अलग-अलग 15 जगह की सेना को इकट्ठा हम एक जगह कर देंगे, तो उनमें आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य नहीं रहेगा। तो ये एक कमी हमको इसमें समझ में आती है कि इतनी बड़ी सेना के बाद भी ये सफल क्यों नहीं हो पाए। अब इसके बाद जो है फिर यहाँ से बढ़ते हैं, ये देवरी की तरफ जाते हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग पे देवरी पड़ता है और देवरी में ये काफ़ी
सारे के सारे विद्रोही वहां पर जमा हो जाते हैं। वहां सफल नहीं होते, फिर गोरझामर की तरफ जाते हैं और गोरझामर से वहां का जो गोंड राजा था उससे संघर्ष करते हैं ये, और फिर वहां के बाद फिर देवरी की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो संघर्ष 3-4 इनके हुए, इसमें ये काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे थे, तो इनकी सेना धीरे-धीरे करके काफ़ी कम हो गई। क्योंकि अगर एक बार सफलता मिलती है तो सैनिकों की संख्या बढ़ती है, लेकिन जब विफलता हाथ लगती है, तो काफ़ी जो सैनिक हैं फिर वो भी जाने लगते हैं। ये स्थिति इनके साथ यहाँ पर निर्मित हो गई थी। तो अब बखतबली जो थे, अगर इनके बारे में हम बात करें, तो एक पत्र मिलता है हमको, ब्रिटिश कालीन पत्र है। ये जो है डिप्टी कमिश्नर सागर ने जबलपुर को लिखा था। जो अंग्रेज़ों का पत्राचार था, उसको मैं आपको वर्डिंग उसकी बताता हूँ। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं कई पत्रों के माध्यम से बता चुका हूँ कि वो कोटवारों ने भी मुझे ये जानकारी दी है कि राजा बखतबली यहाँ के जमींदारों को अपने साथ मिलाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन सबको उकसा रहे हैं, और सागर, दमोह के आसपास का जो इलाका है, ये पूरा अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने लोगों को कर दिया है। अब ये एक पत्र ये मिलता है, एक दूसरा पत्र हमको फिर मिलता है, जिसमें बखतबली जो ललितपुर के डिप्टी कमिश्नर थे, उनको पत्र लिखते हैं। वो उसमें कहते हैं कि वे अंग्रेजी सरकार के हिमायती हैं। यानी यहाँ से अब डबल गेम शुरू करते हैं बखतबली। एक तरफ वो लड़ भी रहे थे, दूसरा वो ये कह रहे थे कि यदि आप हमको हमारा गढ़ा-कोटा वापस दिला दोगे, तो हम आपके साथ हैं, और अगर आप हमको गढ़ा-कोटा नहीं दिलाओगे, तो मजबूरी में हमको संघर्ष करना पड़ रहा है, जो हम आगे भी जारी रखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें निकल के आती हैं पत्रों के ही माध्यम से, और इसके बाद जो है फिर बखतबली फिर तैयारी करते हैं लड़ने की। जब पत्राचार से कुछ उनका काम बनता नहीं है, तो फिर राजा शाहगढ़, धमौली, बानपुर, ये सब क्षेत्रों से गुजरते हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं, और वो ये डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, एक पत्राचार वो और करते हैं, वो ये कहते हैं कि यदि आप हमको हमारा क्षेत्र वापस कर दोगे, तो हम आपको तात्या टोपे को भी पकड़ के आपको दे देंगे। तो ये कुछ विरोधाभास मिलता है। लेकिन हमें ये लगता है कि ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो ये जानकारी हमको अंग्रेज़ी दस्तावेज़ों से ही मिल रही है। जो आदमी अपने परिवार की जान जोखिम में डाल के लड़ रहा है, वो ऐसा कैसे कह सकता है? तो ये कई बार विरोधियों को गुमराह करने के लिए भी अंग्रेज़ पत्रों का सहारा लेके बताते थे कि आप लोग जो सब इकट्ठे मिलके हमसे लड़ रहे हो, आपके 2 साथी तो हमारे साथ ऐसा पत्राचार करते हैं। मतलब उनके अंदर एक भेद बनाने का प्रयास करना, फूट डालने का प्रयास करना। तो ये सारी चीज़ें वो उसमें पत्रों के माध्यम से हमको पता चलता है, और इसमें जो है चूँकि संघर्ष निरंतर चल ही रहा था, और अंत में ये स्थिति ये आ जाती है कि उनके पास केवल 40 से 50 सैनिक ही बचते हैं, और सब धीरे-धीरे करके सैनिक कुछ मर जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। इसके बाद फिर एक और जानकारी मिलती है हमको कि बुंदेलखंड में जो कालिंजर का दुर्ग था, कालिंजर का किला काफ़ी बड़ा अभेद किला माना जाता है, और बड़ा सामरिक महत्व का ये किला है। तो यहाँ के जो नवाब थे, उनने राजा के पास प्रस्ताव भेजा था कि हमारी जो सेना है, वो अगर हम दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो हमारी सेना और आपकी सेना, हम मिलके सागर, शाहगढ़ और दमोह, ये 3 इलाकों पर कब्ज़ा हम कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये समझ में आता है कि ये निरंतर प्रयास तो करते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाए ये। और अंत में जब उनको ये लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर लड़ाई करते हैं, और फिर सर ह्यूरोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जिससे संघर्ष हुआ था, जो अंग्रेज गवर्नर था, सर ह्यूरोस था। और सर ह्यूरोस ने ये कहा था कि 1857 में जितने भी संघर्ष लोगों ने किए हैं, उनमें रानी लक्ष्मीबाई जो थी, वो पुरुष थी, वीरता के मामले में। तो वो जो हीरोज़ थे, वो फिर सागर आते हैं, सेना लेकर।
यानी सागर आ रहा है, यानी कि बखत वली की अंग्रेजों को बहुत डर था इस राजा का। अब वो सागर आते हैं और रात में शाहगढ़ पर अटैक करते हैं। तो अब ये यहाँ से फिर भागने की कोशिश करते हैं। वहां से पीछा छोड़ता नहीं हीरोज, क्योंकि हीरोज जो था वो बहुत जांबाज सेनापति था अंग्रेजों का। वो वहां के बाद फिर मुड़ावरा जाता है, और मुड़ावरा में 7 मार्च को उसको भी वो जीत लेता है। और अगल बगल के जो छोटे मोटे गढ़े और किले थे, जहां पर इन लोगों ने अपने झंडे फहरा के रखे थे, वो सब क्षेत्रों को वो जीत लेता है। और इसके बाद फिर मदनपुर के पास पिपरिया करके है, ये नरसिंहपुर की सीमा के किनारे ही पड़ता है। तो यहाँ पर भी हीरोज कुछ समय के लिए सेना लेके आता है और यहाँ के विद्रोहियों को वो खदेड़ देता है। तो वो सब नर्मदा पार करके नरसिंहपुर साइड को वो सारे के सारे वहां से चले आते हैं। अब युद्ध चलते चलते 1858 आ जाता है, और 1858 में जो वसंत की ऋतु थी, उस समय तक जो है बखत वली पूर्ण रूप से लगभग लगभग पराजय की स्थिति में आ गया था। और फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि अब तो हमको कैसे भी करके जो है अंग्रेजों के सामने अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। और इस संदर्भ में बखत वली ने गवर्नर जनरल के एजेंट को 3 फरवरी 1858 को एक पत्र लिखा था। जो पत्र का उल्लेख है वो मैं आपको बताता हूँ क्या था। उनका कहना था कि मुझे जीवित पकड़ने के बाबत जिसमें 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है, घोषणा पत्र की एक प्रति हरकारा लाया था। यानी हरकारा यानी जो लेके जाने वाले हैं, 10,000 का इनाम था बखतवली पर। इस घोषणा पत्र को पाकर मैं आभारी हूं। अब इस समय 10,000 रुपए की राशि को व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपके पास स्वयं आना चाहता हूं। मैं प्रत्यावेदन करने के लिए इच्छुक हूं, और मैं उम्मीद करता हूं, मेरी इच्छा भी है कि अब मैं अपना जीवन ईश्वर भक्ति में लगाऊं। मैं आपसे स्वयं मिलने का इच्छुक हूं। मैं आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूं। अगर आप मेरे प्राणों और मेरे परिवार की रक्षा का आश्वासन दें, तो मैं अपने आप को आपके मतलब सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। तो लेकिन इस पत्र का कोई जवाब नहीं आता। जवाब नहीं आता तो फिर बखत वली फिर सेना इकट्ठी करते हैं, और लगभग 1,000 आदमियों के साथ 13 मार्च को वो महोबा पहुंच जाते हैं। वहां से जहां की वह तात्या टोपे के साथ टेहरी पर आक्रमण करने में सहयोग करते हैं। तब ये एक ऐतिहासिक चीज है। और इस समय महोबा पूरी तरह से विद्रोहियों के कब्जे में था। टेहरी पर जबरदस्त आक्रमण करने के लिए विद्रोही पहले से वहां पर इकट्ठे हो गए थे। बखत वली ने महोबा पहुंच पर तात्या टोपे से मुलाकात की तथा टेहरी की ओर जाने का कार्यक्रम निश्चित किया। शाहगढ़ के राजा बखत वली का इरादा था, चूंकि उनके बहुत सारे साथी सागर के इलाके के हैं, इसलिए तात्या टोपे को कुछ समय सागर में चलकर संघर्ष करना चाहिए। अंततः बखतवली तथा बानपुर के राजा मर्दन सिंह अपनी सेना और तोपों के साथ मऊरानीपुर जाते हैं, वहां डट जाते हैं। और चरखारी विजय के बाद तात्या टोपे ससैन्य चरखारी से जैतपुर महोबा होते हुए 27 मार्च को मऊरानीपुर पहुंच जाते हैं। उनके साथ मऊरानीपुर मुकाम में 25,000 लोग थे, और इसमें 2,000 अंग्रेजी सेना में जो बागी थे भारतीय, वो भी तात्या टोपे के साथ सेना में शामिल हो जाते हैं। और अब यहां पर संचालन ब्रिटिश सेना का कौन कर रहा था? सर ह्यूरोस। तो अब कहना चाहिए कि जो अंग्रेजों का सबसे जाबाज सेनापति था, उससे ये लोग मिलके टक्कर लेते हैं। अब इसमें बखतवली, मर्दन सिंह, ये सारे लोग जो है ये जाके लड़ते हैं, और अंत में जो है 28 अप्रैल 1858 को रानी झांसी यानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे 5 तोपों तथा 4,000 सैनिकों के साथ वहां से फिर वो एक नए स्थान कोंच चले जाते हैं। बखतवली और मर्दन सिंह भी 3,000 सैनिकों के साथ कोंच पहुंच जाते हैं। यानी आप देखें कि रानी लक्ष्मीबाई के भी साथ ये लोग रहे हैं, संघर्ष किया है, लोहा लिया है अंग्रेजों से। कोंच की लड़ाई में
झांसी की रानी की पराजय हो जाती है। इससे राजा भी काफ़ी निरुत्साहित हो जाते हैं और अपने साथियों के साथ झांसी की रानी के साथियों से ये फिर अलग-थलग पड़ जाते हैं। मतलब फिर यहाँ से ये अलग हो जाते हैं। तो झांसी और कालपी के पतन के बाद बखतवली और मर्दन सिंह ईसानगर होते हुए फिर सायगढ़ की ओर वापस आ जाते हैं। एक लंबा फिर तय सफ़र वो करते हैं और इसके बाद जो है फिर 6 मई को एक पत्र है जिसमें राजा साहेगढ़ और बानपुर जो कालपी से भागे थे, अपने पुराने राज्यों की तरफ लौटते हैं। ये अंग्रेज बता रहे हैं कि ये लोग वहाँ पर थे, अब वहाँ से 5 से 7 हज़ार की फ़ोर्स के साथ और कुछ तोपों के साथ ये फिर से साहेगढ़ की तरफ आ रहे हैं। यानी अब साहेगढ़ के आस-पास की जो ब्रिटिश फ़ौज थी, वो तैयार हो जाए इनसे लड़ने के लिए। तो ये चीज़ें फिर हमको पत्रों के माध्यम से पता चलती हैं और अंततः जो है जब ये देखते हैं कि कुछ काम बनने वाला नहीं है, तो ये अब फिर बात करते हैं अंग्रेज़ों से। 27 अप्रैल 1858 को फिर एक पत्र लिखते हैं। उसमें ये कहते हैं ये ह्यूरों से क्षमा याचना की माँग करते हैं और कहते हैं कि अ, यदि आप मुझे जीवन देंगे, तो हुँ, मैं कानपुर और रायगढ़ के 1 राजा यदि जीवन दान दिया जाता है, तो हुँ, वे तात्या टोपे को और नाना साहब पेशवा के भतीजे को जीवित हुँ, सौंप देंगे। हुँ, अब ये यहाँ पर फिर कन्फ्यूज़न की स्थिति निर्मित होती है। हुँ, हुँ, हो सकता है कभी उन्होंने बात की हो पहले मौखिक, हुँ, उसी चीज़ को आधार बना के ये अंग्रेज़ों ने लिखा हो। वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी लिख देते थे। हुँ, कई बार उनको खुद को भी मौत का डर रहता था तो इस कारण से लिख देते थे। जिसमें या तो ब्रिटिश फ़ौज ज़्यादा आ जाए या फिर हुँ, ऊपर के जो अधिकारी हैं वो खुद कहें कि आप इनसे बात कर लो। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। राजा को क्या करते थे ये बीच में जो छोटे अधिकारी उनको वो कोशिश करते थे कि इतना पैसा ये अलग से हम आपको देंगे, आप हमको राज्य वापस दिला दो। सेवा की शर्तें जो आपकी रहेंगी वो हम मानेंगे, कुछ हमारी शर्तों को आप मान लो। इस प्रकार से डीलिंग उस काल में ये किया करते थे। चलो। हुँ, तो अब बाद में फिर बखतवली जो है वो अंततः ऐसा कहा जाता है उनका धैर्य टूट जाता है, काफ़ी हुँ, संघर्ष करने के बाद। फिर वो हुँ, अ, एक ब्रिटिश सरकार का एक पत्र है 30 जून का, उसमें पता चलता है कि राजाओं को आत्मसमर्पण के लिए कहा जाता है। तो हुँ, ये आत्मसमर्पण कहते हैं कि अगर आप आत्मसमर्पण करोगे तो हम आपको लाहौर के किले में रखेंगे। अच्छा। लाहौर का किला यानी पाकिस्तान, हुँ, क्योंकि भारत का ही वो हिस्सा था। तो हुँ, बखतवली को 1400 तथा मर्दन सिंह को ₹800 मासिक निर्वहन भत्ता आपको इतना हम देंगे बोले। आपको हम अच्छा। 5 जेल में रखेंगे और इतना हुँ, पैसा देंगे। अगर आप सहमत हैं तो आ जाएँ। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और हुँ, अंततः जब बखतवली को मालूम होता है कि बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया है, हुँ, इनका जो मेन साथी था, हुँ, इनको पता चलता है कि जब उसने समर्पण कर दिया है, हुँ, तो फिर ये जो है, ये भी डिसाइड करते हैं कि हुँ, अब मैं भी अपने आप को अंग्रेज़ों के सुपुर्द कर दूँगा और 6 जुलाई 1858 को ये हुँ, अ, अपने आप को सागर में अंग्रेज़ों के सर हवाले कर देते हैं। हुँ, उसके बाद फिर अब डिसाइड होता है कि ये सारे लोगों को अंग्रेज़ कहाँ से कैसे ले जाएँ। हुँ, बहुत सारे लोगों ने आत्मसमर्पण किया था। अच्छा। तो सबको वो इकट्ठा पकड़ते हैं, वो इकट्ठा हुँ, करते हैं और वहाँ से सागर से सबको इकट्ठा ले जाते हैं पहले ग्वालियर हुँ, और ग्वालियर में ले जाने के बाद फिर वहाँ से वो इकट्ठा करके उसमें बखतबली भी रहते हैं हुँ, और झांसी और दतिया के आस-पास अ, के भी लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर हुँ, वहाँ से ग्वालियर में जो मुरार है, हुँ, मुरार में ये कुछ समय के लिए रखते हैं, फिर वहाँ से आगरा लेके जाते हैं हुँ, और आगरा के बाद फिर इनको लेके जाते हैं अलीगढ़ हुँ, और अलीगढ़ के बाद मेरठ से होते हुए फिर इनको सीधा लाहौर के लिए रवाना कर दिया जाता है। हुँ, हुँ, तो राजा जो बखतवली थे, उनको हुँ, लाहौर में मोरी दरवाजे के पास हुँ, हकीम राय की हवेली में नज़रबंद करके रखा गया था। अच्छा, अच्छा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हुँ, जो हुँ, राजा बखतवली थे, उनको लाहौर में हुँ, मोरी दरवाजे के पास हकीम राय की हवेली में इनको नज़रबंद करके रखा गया था और इन राजाओं के पास इनका परिवार रहने का इच्छुक था। हुँ, उसके लिए उनके जीवन निर्वाह का भत्ता सरकार ने चूँकि बढ़ाया नहीं था, हुँ, तो
वो उनको नहीं रख पा रहे थे। तो अच्छा। अंततः जो है 1873 में बखत बली को वृंदावन उनकी इच्छा अनुसार लाया गया। वृंदावन यानी एक संभावना है कि मथुरा वृंदावन वाला वृंदावन हो सकता है, हाँ, हाँ। जहाँ उनका देहांत 29 सितंबर 1873 को हो जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो कुल मिला के जब हम देखते हैं बखत बली का पूरा इतिहास उठा के देखते हैं, तो विचित्र सा संयोग इनके उसमें मिलता है। यानी जब संघर्ष की बात आती है तो काफ़ी कुछ संघर्ष किया इन्होंने। झांसी की रानी से लेके तात्या टोपे के साथ उनके वहाँ तक जाते हैं, वो ग्वालियर तक जाते हैं, झांसी तक जाते हैं, सागर, दमोह और नरसिंहपुर का क्षेत्र। चरखरी भी। हाँ, लेकिन ये समझ में आता है कि हो सकता है कि किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। और कई बार जब व्यक्ति लगातार संघर्ष करता है, तो फिर वो कुछ गलत डिसीजन भी ले लेता है। और वो 1-2 गलत डिसीजनों को अंग्रेजों ने आधार बनाया इनका। तो ये जब ओवरऑल हम देखते हैं तो मुझे लग रहा था कि कभी मौका मिलेगा तो मैं बखत बली पर ज़रूर आप लोग से चर्चा करूँगा। और आज वो मौका मिला तो पार्ट टाइम में जितना हो सका मैं आप लोग को बताने का प्रयास नहीं, बहुत क्योंकि बखत बली पे कोई विस्तार से कोई ज़्यादा जानकारी पहले थी नहीं, मगर ये ज़िक्र ज़रूर आता था कि उनको पकड़ाया था, ये बार-बार आता था कहीं। और मगर वो उन्होंने भी खुद कितना संघर्ष किया है, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेजों की, नहीं आ पाता था। लेकिन एक बहुत सार्थक चीज़ मालूम पड़ी कि वो किस स्तर के लड़ाके थे और किस तरह का और दिखाई काफी विस्तृत रहा है। यूपी के बहुत बड़ा अभी भूभाग समझे और वापिस यहाँ गड़ा कोटक तक आना एक काफी बड़ा एरिया था ये, जहाँ पे वे काफी घूम के और लड़ते रहे लगातार। तो लंबा संघर्ष रहा। इसके अलावा और कोई ऐसे लड़ाके हमारे और कोई योद्धा आपकी निगाह में और भी आए हों? क्योंकि हमने दमोह वाले, हिंडोरिया के और हीरापुर वाले और शाहगढ़ वाले अब हो गए, गड़ा के। मर्दन सिंह कहाँ के थे, क्या थे, ये कुछ मालूम पड़ता है और डिटेल इनकी? मर्दन सिंह बानपुर के राजा थे, लेकिन इनके बारे में ये मुझे लगता है कि ये यादव थे, ये लोधी नहीं थे। अच्छा, अच्छा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। मगर उस समय सरनेम लिखने का चलन नहीं था। हाँ, तो इसके कारण से ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कई बार कहीं-कहीं ब्रिटिश दस्तावेज़ों में लिख देते हैं, वो जाति का उल्लेख कर देते हैं, तो उसी को अपना आधार बना के फिर पकड़ते हैं कि ये नहीं, उस समय तो वो लोग लिखते थे कि फला जाति के फला व्यक्ति ने किया। अभी भी पुलिस थानों में वही चलन है। 1861 वाला वही एक्ट चल रहा है, तो लोग जाति क्या है वो पूछ लेते हैं। तो ये आज की तो ये चर्चा हुई। और महाकोशल के पास जहाँ पे राजा हृदय शाह को फांसी हुई थी, या जो गोंड राजा थे, उनके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन मिलती है क्या, जो रानी अवंतीबाई के साथ में और लोग थे? रानी अवंतीबाई के संघर्ष में अगर हम देखें तो मूलतः वो लड़ी तो वो अकेली ही, हाँ, हाँ। लेकिन उनके साथ में राव, अभी एकदम मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, एक लोधी थे, उनके साथ थे वो, और उनके साथ संघर्ष काफी उन्होंने किया था। बहादुर सिंह, राव बहादुर सिंह लोधी। हाँ, हाँ। बहादुर सिंह लोधी का उल्लेख मिलता है कि उनके साथ उन्होंने संघर्ष किया था, और उसके बाद वो छिंदवाड़ा तरफ गए थे। उसके बाद फिर उनका उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये है कि पूरी जाति को, लोधी जाति को इकट्ठा करने का जो काम था, उसमें काफ़ी कुछ अवंतीबाई ने और यहाँ से अपना हृदय शाह ने किया था। और ये जो आपस में पत्राचार करते थे, ये जानकारी अंग्रेजों को भी थी। अच्छा। तो ये कुछ काम तो मतलब इन्होंने प्रयास किए हैं कि अकेले संघर्ष नहीं किए हैं, लोगों को भी जगाने का काम करते थे। उसमें एक ठाकुर परिवार का भी उल्लेख आता है, अपना शाहगढ़, शाहपुर, डिंडोरी के थोड़ा इसी तरफ शाहपुर पड़ता है, जबलपुर से जब जाते हैं तो हाँ। वहाँ के ठाकुर परिवार, ये जो शाहपुर है, ये बालपुर के पास वाला है।
बालपुर के पास का है ये शायद ये। नहीं, एक शाहपुर जो है वो अपना जबलपुर से 90 किलोमीटर है, और हाँ, उससे फिर 40-50 किलोमीटर आगे जाएँगे तो डिंडोरी पड़ता है। हाँ। डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है वो। हुँ, हुँ। वहाँ पे जो ठाकुर लोग हैं, हुँ, हुँ। वो एक्चुअली लोधी ही हैं, वो ठाकुर हाँ, 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 नाम के आगे लगाते हैं ठाकुर। हाँ, तो हाँ। उनका भी बड़ा योगदान रहा है रानी अवंतीबाई के साथ संघर्ष में 1857 की क्रांति नहीं फिर उनके परिवार की उस ठाकुर परिवार जो शाहपुर का था, वहाँ पे रिश्तेदारी भी हुई है। में। जी। रानी अवंतीबाई के परिवार परिजनों की शादी-ब्याह भी हुए हैं क्योंकि उनके हम भोजन करके भी आए हैं, बालपुर के पास है शाहपुर। हुँ, और हुँ, फिर हुँ। उसके पास जो जंगल है जहाँ पे बलिदान हुआ था उनका, वो स्थान भी हमने देखा हुआ है, अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। और मैंने वहाँ से लाइव भी अभी बलिदान दिवस पे उनका लाइव भी चलाया था, वहाँ पे जो पूजन हुआ था और वहाँ पे लोग पहुँचे थे उनको 16 अगस्त के दिन उनकी जयंती पे, तो वो भी हमने लाइव जागो लोधी पे चलाया है। जी। उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो उस दिन वहाँ पे सिर्फ जियो का नेटवर्क आता है, वो कमज़ोर रहता है, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट करके हमने उसका जियो का नेटवर्क बढ़ा लिया था। जी। उसको 7 गुना करवा लिया था, तो वो वहाँ से लाइव आ पाया था। तो वो हमने दिखाया भी सभी लोगों को कि उनका बलिदान स्थल आप देख लीजिए। वहाँ पे लाइब्रेरी भी है, सामुदायिक भवन भी है, उनकी प्रतिमा भी है और डिंडोरी मुख्यालय पे भी, जिला मुख्यालय पे भी उनकी प्रतिमा लगी हुई है। फिर जी। रामपुर जाने का जो मार्ग है, वहाँ पे 2 पुल भी बने हैं और भी चीज़ों का काम हो रहा है। तो काफ़ी सारी एक्टिविटी एक और आखिरी में ये बातचीत कि इतिहास को लेके जो काम चल रहा है, इसमें और में चीज़ें कैसे आ सकती है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा बोलें? अगर हम ओवरऑल बात करें इतिहास में क्या है, अगर हम हुँ, क्षेत्र या टॉपिक विशेष पे बात करें, जैसे हम अगर बात करते हैं मान हुँ, लो कि अ, जो लोधी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनकी हुँ, जानकारी हम कहाँ से कलेक्ट करें? हुँ, हम अभी इसी विषय पे चर्चा करते हैं। हुँ, हुँ, इसको हमको देखना पड़ेगा कि जैसे मान लो 1920 के बाद के जितने भी लोधी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, हुँ, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हुँ, हुँ, लेकिन होता क्या है कि एक जिले में अगर 190 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, हुँ, तो उसमें 2 या 3 बहुत ज़्यादा हाइलाइट रहे और फिर हुँ, बाद में वो राजनीति में जाते हैं और फिर हुँ, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते रहते हैं। बाकी के सारे लोगों के नाम जो है वो धीरे-धीरे दब जाते हैं। हुँ, तो सही जानकारी के लिए हमको ये देखना होगा कि उस काल के जो अखबार थे, हुँ, उन अखबारों का संकलन करके या उनसे हम जो डाटा है उसको निकालें और हुँ, उनके काम को देखें। हुँ, कटिंग हमको अलग-अलग कटिंग्स उसमें ढूँढना पड़ेगी, उसमें मेहनत का काम है काफ़ी। हाँ, जैसे मान लो कि किसी ने 1920 के आंदोलन में भाग लिया, 32 के में लिया या हुँ, 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो हुँ, इन सब की अलग-अलग डेट वाइज़ अखबार हमको निकालने पड़ेंगे और हुँ, इसका संग्रह भोपाल में माधव सप्रे शोध संस्थान है। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पर सारे अखबार रखे हुए हैं, मतलब सारे अवेलेबल हैं वहाँ पर। हुँ, तो उनमें चूँकि मेहनत काफ़ी लगेगी, हाँ, हम लेकिन वहाँ से जानकारी क्योंकि इनकी वो तो समग्र सभी जातियों के सभी लोगों हाँ, के हाँ, हैं, सबके तो तो उसमें से हमको उसमें जो फिर निकालना है, हम अपना निकाल सकते हैं उसमें से। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा जो ब्रिटिश काल का है, हुँ, अब ब्रिटिश काल में 42 और 57 आता है। हुँ, तो हुँ, इसके लिए तो हमको जैसे हमारा भोपाल का ही है अ, अपना पुरातत्व संग्रहालय, वहाँ हुँ, देखना पड़ेगा। कुछ हमारा जो विधानसभा की लाइब्रेरी है हुँ, उसमें भी काफ़ी मटेरियल है और सतपुड़ा सतपुड़ा भवन हुँ, जो है हुँ, सचिवालय सतपुड़ा भवन, वहाँ उसमें भी नीचे काफ़ी मटेरियल है। हुँ, सतपुड़ा में भी है, विंध्याचल में भी है। तो हुँ, हुँ, विंध्याचल में उन्होंने क्या किया है कि आधुनिक काल का रखा हुआ है, सतपुड़ा में 57-42 का मटेरियल है कुछ। हुँ, 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 और बाकी का जो नागपुर में हेड ऑफिस में था, तो वो तो हुँ, वहाँ से वापस आ गया है। वो सब इन्होंने अपना पुरातत्व संग्रहालय जो है उसमें रख दिया है। वो उनको उन्होंने काफ़ी अच्छे से सुरक्षित करके भी रखा है शासन ने। हुँ, हुँ, और बाकी का नेशनल आर्काइव न्यू दिल्ली में काफ़ी मटेरियल है। हुँ, हुँ, तो यहाँ से हमको लेना होगा और दूसरा जो है, ये तो एक पक्ष होता है। हुँ, हुँ, अगर हमको
पूरी जानकारी करनी है, तो ये जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, इनके परिवारजनों के पास जो भी मटेरियल है, हुँ, हमको उस मटेरियल का भी अध्ययन करना होगा हुँ, और उसका अध्ययन करते समय हमको उसको बारीकी से अध्ययन करना है। हुँ, हमको भावावेश में नहीं आना है। हाँ, हाँ, जो वास्तविक है, हमको उस चीज़ को पकड़ना है। हुँ, हुँ, इतिहास लिखने का मतलब ये है कि हुँ, आप ऐसा लिखें कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ उसको चैलेंज ना कर सकें। हुँ, उनको ये लगे कि इन्होंने सही लिखा है हुँ, हुँ, और जब सही इतिहास लिखा जाएगा, उसमें हुँ, सुधार हो सकता है। हुँ, जो नया डाटा उसमें जुड़ सकता है, कुछ चीज़ें छूट हुँ, गई वो आ सकती हैं, लेकिन उसमें अधिक से अधिक बढ़ा के लिखने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। तो जब हम ब्रिटिश काल का और उनके परिवारजनों का या जो क्षेत्र में जो कहावतें चलती हैं, उन हुँ, सब का हम इकट्ठा समावेश करेंगे। तब हुँ, हम उस महान विभूति या व्यक्ति विशेष का सही हुँ, इतिहास हम सामने रख सकते हैं, हुँ, जनता के सामने ला सकते हैं, उसको लिख सकते हुँ, हैं। तो ये हुँ, सामूहिक प्रयास हमको दोनों तीनों तरफ का करना होगा। हुँ। आपका आशय यही है कि जो उपलब्ध जानकारी है विभिन्न स्रोतों से मिल रही है, उसको एक-दूसरे के आधार पे क्रॉस चेक किया जा सकता है। उसकी तथ्यपरक जानकारी और या विश्लेषण और समीक्षा की जा सकती है। इसका ये मतलब हुआ। हाँ, ये अ, करना होगा, इसी से जी, जी, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और ये चीज़ आती है कि इतिहास को लेके कोई संस्थान या फिर कोई जगह विशेष पे कुछ शोधार्थी या बाकी लोग हमारे स्कॉलर वगैरह मिलके कुछ काम करें। कुछ हमारे स्टूडेंट भी हैं जो में कर रहे हैं, तो उनसे अब करना चाहिए और हमारे आगे इस तरह के स्टूडेंट या अच्छे स्कॉलर मिलते ही नहीं हैं। इसमें पहले तो हम ये कर सकते हैं कि जिले वाइज़ इतिहास लेखन का काम हो, जिले हुँ, वाइज़ रिसर्च होती जाए। अब हुँ, रिसर्च का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, तो एक जिले में किसी एक टॉपिक पे रिसर्च लोग कर सकते हैं। हुँ, अ, या फिर एक पूरा क्षेत्र पकड़ लें, हुँ, नर्मदा संभाग या हुँ, अपना सागर नर्मदा टेरिटरीज़, हुँ, महाकौशल प्रांत, हुँ, चंबल प्रांत, हुँ, बुंदेलखंड प्रांत, ऐसे हुँ, प्रांत पकड़ने होंगे। हुँ, अब हम उसमें ये भी करा सकते हैं, जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, जो शोध में काम करना चाहते हैं, उनकी रुचि है, हुँ, तो जैसे एक निकल के आता है कि बुंदेलखंड में महिलाओं का योगदान। हुँ, क्योंकि हम उसको अगर रिसर्च एज़ ए रिसर्च स्कॉलर, एज़ ए हुँ, पीएचडी हम अगर उससे काम करा रहे हैं, हमारा जो भी विद्यार्थी है, हमारा अपना व्यक्ति है, हम हुँ, उसको ये नहीं कह सकते कि लोधी जाति का बुंदेलखंड में योगदान। उसको हुँ, 100% जो पीएचडी की जो कमेटी है, हुँ, वो उसको रिजेक्ट कर देगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमको करना ये होगा कि हम उनको कहें कि हुँ, बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं का योगदान। अब हुँ, जब महिलाओं का योगदान को शोधार्थी काम करेगा, तो उसको हुँ, हर जाति की महिलाओं हुँ, के बारे में जानकारी कलेक्ट करनी होगी और जब हुँ, उसको लोधी जाति की महिलाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि वो हुँ, खुद लोधी जाति का है, तो हुँ, नेचुरली उसका उस पे रुझान ज़्यादा होगा, वो डाटा ज़्यादा कलेक्ट करेगा। और बिल्कुल, फिर उस बिल्कुल। डाटा का उपयोग फिर हम सेपरेट जो हम अपने स्वजाति बंधुओं का इतिहास का जो काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा-थोड़ा करके हुँ, फिर हमारे पास एक बड़ा बृहत इतिहास इकट्ठा हो जाए। तो इस प्रकार से हमको करना होगा। जैसे अभी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, 1857 की क्रांति में महिलाओं का योगदान या हुँ, असहयोग आंदोलन में महिलाओं का योगदान, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं का योगदान। तो इस प्रकार से काम करना होगा तो उसमें नई-नई चीज़ निकल के आएगी। और इसको हम लोग आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं सर? हाँ, एटलीस्ट आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ, आज की सर की आवाज़ नहीं आ रही।
सर आपकी वॉइस कट रही है सर। मोहन साहब आपकी वॉइस कट रही है। सर आप वीडियो ऑफ करते सर बात कर सकते हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर। हाँ, सिग्नल वीक हो गया सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। पटेल सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जी। जो हमारे राष्ट्रीय लोधी समाज के संगठन है, इतिहास के क्षेत्र में और बढ़िया काम हो, अच्छा काम हो, और लोधी समाज के जो इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास है, वो समाज के पास आ सके। इसके लिए हमारी जो संगठन है, बहुत सारे संगठन है हमारे समाज के, उनकी क्या भूमिका रहना चाहिए सर, या क्या भूमिका वो रखते हैं तो हमारे इतिहासकार को फायदा होगा सर? इसमें मेरे ख्याल से सबसे अच्छा काम तो ये हो सकता है कि हम जो पत्रिकाएं निकालते हैं, चाहे पाक्षिक हों, मासिक हों, या अर्धवार्षिक हों, या वार्षिक पत्रिकाएं जो हम निकालते हैं, उनमें हमको इन्हीं के बारे में जानकारी देना चाहिए स्टार्टिंग में। अगर एक पत्रिका हम 200 पेज की छाप रहे हैं, तो उसमें 100 पेज में लगभग ये एक डिसाइड हो जाना चाहिए कि इसमें कोई भी विज्ञापन नहीं होगा। पहले इनकी जानकारी रहेगी, फिर उसके बाद चाहे तो विज्ञापन दे दें या अन्य जो जानकारी देनी है वो देते रहें। इससे क्या होगा कि लोगों तक जानकारी जाएगी। बल्कि मेरा तो निजी विचार है ये, मतलब मेरे खुद की विचार है ये, कि हम ये भी कर सकते हैं कि वर्तमान में जो शादियों के संदर्भ में, रिश्तों के संदर्भ में जो अ, उसमें हम युवक और युवतियों का जो बायोडाटा लिखते हैं, राइटर्स जो रहे हैं हमारे, प्राथमिकता से उनका इतिहास हमको उसमें देना चाहिए। लगभग 40% दे सकें या 60% दे सकें, या मिनिमम 30% तो हमको उनको देना चाहिए। तो ऐसे करके वो जानकारी ऑटोमेटिकली जाएगी और लोगों के घर में धरोहर के रूप में रहेगी। बिल्कुल सर, आपके जो सजेशन है बहुत बढ़िया है सर, और माने जमीनी स्तर के सजेशन है, इन सबको हम इजीली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सर जी, मेरा बिल्कुल। एक प्रश्न, हाँ मेरा एक प्रश्न होता सर, कि जो लोधी समाज का इतिहास है सर, गौरवशाली इतिहास है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमें नौजवानों के तक नहीं पहुंचा है। तो हमारे इतिहास नौजवानों तक पहुंचे और नौजवान इसका अनुसरण कर सके और अपने समाज के ऊपर गर्व कर सके गौरवशाली इतिहास के ऊपर। इसके लिए सर हमारे इतिहासकारों को क्या काम करना चाहिए सर? उसमें तो यही है कि घर-घर तक साहित्य पहुँचे। पहले तो जो हमारा समाज का गौरवशाली इतिहास है, पहले उसका संकलन हो, विधिवत संकलन हो, और एक बार विधिवत संकलन हो जाने के बाद फिर हम उसको घर-घर तक पहुँचाएँ। हम हमारे जो यहाँ पे हम सहयोग ले सकते हैं, हमारे जो समाज के राजनेता हैं, जिन्होंने प्रदेश में, देश में अच्छी छवि बनाई हुई है, ज़मीनी लोग हैं, हम उनका भी इसमें आर्थिक सहयोग ले सकते हैं कि हम 10,000 प्रतियाँ, 50,000 प्रतियाँ ऐसी करके छपवाएँ और उनको हम घर-घर तक पहुँचाएँ, या जो बुद्धिजीवी हैं उन तक पहुँचाएँ, फिर वहाँ से वो घर-घर तक जाएँ। तो हमारा गौरवशाली इतिहास ऑटोमैटिकली पहुँच जाएगा। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। मैं एक एक प्रश्न और था सर मेरा, कि जो लोधियों का इतिहास है, बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है सर। लेकिन आज भी हम लोधियों को लोधी लिखने में थोड़ी शर्म महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है, फ़ील होता है। आज से 10 साल पहले तो बहुत ज़्यादा फ़ील होता था, क्योंकि वो उनको इतिहास की जानकारी नहीं थी। तो सर आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, जैसे आप लोग इतिहासकार में बी के लोधी साहब हैं सर, आप हैं, योगेंद्र जी हैं, सी रामकृष्ण साहब हैं, आपका फूल सिंह साहब हैं, लाल सिंह जी हैं। तो हमारे समाज के ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे इतिहासकार हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आप लोग की एक टीम हो, जो आपस में कम से कम हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में एक बार डिस्कस करें आपस में, भाई क्या माने क्या अपडेट है, क्या है, और उसका एक जगह संकलन माने सभी लोग के द्वारा किया जाए। तो इस प्रकार की कोई चीज़ हो सकती है सर? पॉसिबिलिटी है सर? बिल्कुल हो सकती है, ये क्यों नहीं हो सकती? तो इसके लिए सर बुद्धिजीवी लोग को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाने के लिए सर किस प्रकार से काम करना होगा? या आप इसका नेतृत्व करने के लिए सर तैयार हैं सर? तो मैं सभी लोग से बात कर सकता हूँ सर। मैं नेतृत्व तो नहीं करूँगा, लेकिन एक सैनिक के रूप में साथ में चलूँगा
और जितना हो सकेगा मैं करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं अनुभव में एकदम नया हूँ और मैं भी देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ कि कुछ लोगों ने तो हमारी समाज में वास्तव में काम किया है। तो उनका सहयोग करने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर रहूँगा, जितना सहयोग मेरा हो सकेगा मैं बिल्कुल करूँगा। बिल्कुल, बहुत-बहुत सर आपका माने पटेल साहब आपको सुनते ऐसा लग रहा था जैसे कहानी माने पूरी तस्वीरें दिल बस आँखों के सामने थी और बहुत बढ़िया लगा आपको सुन के सर। आपका एक बार फिर जागरूक समाज के रेगुलर सदस्यों की ओर से मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने समाज के इतिहास को, समाज के गौरवशाली इतिहास को समाज के बंधुओं तक पहुँचाया। उसके लिए मैं फिर आपकी इस मेहनत के लिए नमन करता हूँ और हम चाहते हैं कि आप जैसे बुद्धिजीवी समाज के इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को समाज की जन-जन तक पहुँचाएँ और आप जो काम कर रहे हैं वो समाज के लिए बहुत ही आगे ले जाने वाला है और समाज को गौरव में अनुभव कराने वाला है। इसके लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। एक उचित प्लेटफ़ॉर्म आपने दिया और इससे प्रतिभाएँ जो हैं वो अपनी बात को हमारे स्वजाति बंधुओं तक पहुँचा पा रहे हैं। इसके लिए भी आपकी पूरी टीम का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और मैं आभारी हूँ आप सभी का। सर सभी को मैं मेरा एक बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा जी, एक बोलिए। एक क्वेश्चन आपसे सर कि जैसे आप इतिहासकार हैं और आपके सब बहुत सारे लोगों से संपर्क हुए जो इतिहास में रुचि रखते हैं, अच्छे वक्ता भी है। तो हम चाहेंगे यदि उनका संपर्क उस उत्थान में उपलब्ध कराया जाए, तो हम उन बुद्धिजीवियों को फिर मंच पे लाना चाहेंगे। या ऐसे कोई बुद्धिजीवी जो इस मंच पर आना चाहते हैं, जो इतिहास की लोधी समाज के इतिहास की जानकारी रखते हैं, उन सभी लोग का जागरूक समाज के मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। आप आइए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जागरूक समाज की टीम से संपर्क कर सकते हैं। अ, आपकी आवाज़ करते फिर कट गई। हमारे मुख्य संपर्क में तो बहुत सारे इतिहासकार होंगे सर। नहीं, वो अब वही इसमें दिक्कत क्या होती है सर कि जो हमारी जाति के लोग हैं, वो इसमें इंटरेस्ट दिखाएँगे व्यक्तिगत। जी, लेकिन जो केवल इतिहासकार हैं, जी, वो इसमें इंटरेस्ट उतना नहीं दिखाएँगे। अगर दिखाएँगे भी तो उनका एक निजी स्वार्थ होगा। हो सकता है कोई राजनैतिक काम उनको कराना हो या उनका जब वो स्वार्थ पूरा हो जाएगा वो निकल जाएँगे। ये हमारा इतिहास है, इसको हमको खुद को करना होगा या हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उनको आगे आना होगा। हमको उन्हीं को लाना होगा और उन सबके सहयोग से हमारे जो वरिष्ठ हैं, उनका मार्गदर्शन और जो नई युवा पीढ़ी है, उसका जोश, उसका सहयोग, वो हमको संतुलन बिठाना होगा और ये काम हमको खुद ही करना होगा। बिल्कुल सही है सर। मैं चाहता हूँ समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, समाज के इतिहासकार हैं सर। देखिए जिस प्रकार से रामकृष्ण जी ने 40 से करीब पुस्तकें लिखी हुई हैं। हमारे बीके लोधी साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। फूल सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। योगेन जी ने भी सर लोधी समाज के इतिहास पे बुक्स लिखी हुई है। आपने भी सर बुक्स लिखी हुई है। तो ये हमारे समाज में देखिए गिनती माने बहुत सारे इतिहासकार हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो लोधी समाज के ऊपर काम कर रहे हैं सर। इन सब लोग के एक साथ आने की ज़रूरत है और इन लोग का अगर आप लोग किसी आपकी नज़र में कोई समाज का ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो इतिहास की जानकारी रखते हैं, इतिहासकार हैं या समाज के इतिहास को हम लोग बता सकते हैं लोधी समाज के लिए, तो ऐसे सभी इतिहासकार जागरूक समाज मंच पे सादर आमंत्रित हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, मैं प्रयास करूँगा, ऐसे जितने भी लोग हैं, वो बिल्कुल। ओके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी। पटेल साहब बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। नमस्कार सभी को। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।